नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन उन्होंने किया। वहीं सीएम योगी ने छात्रों के बीच स्कूल बैग भी बांटे हैं। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल जी की याद में बनाया गया है ये स्कूल। एक ही कैंपस में छात्रों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। तो बरेली दौरे पर रहे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने स्कूल चलो अभियान के तहत कई बच्चों को स्कूल के बैग समेत किट बांटे और इस दौरान उन्होंने अटल जी को याद करते हुए कहा कि अब एक ही कैंपस में अलग अलग तरीके की उत्तम पढ़ाई बच्चों को मिल सकेगी। तो सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हुए संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने अटल जी को याद किया और स्कूल कैंपस के बारे में उन्होंने कहा कि अब एक ही कैंपस में छात्रों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, उनके सेस का पैसा इस विद्यालय के संचालन में उपयोग किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बिल्डिंग बनी है, जमीन मिली है, ये राज्य सरकार ने लगाई है। लेकिन बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, जिन्हें सेस हर निर्माण कार्य में उनके नाम पर सेस लिया जाता है, वह पैसा जब इकट्ठा होता है, उस पैसे को पहले की सरकारें बंदर बांट करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसकी इस लूट खसोट को, पिछली सरकारों की लूट खसोट को बंद करवाना चाहिए और इस पैसे का उपयोग उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए और उनके विजन के अनुरूप फिर अटल आवासीय विद्यालय की ये परिकल्पना आज साकार हो रही है। और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई हो सके एक ही कैंपस में, इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करवा दी है। हमारा यह मानना है, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए, समाज को सुसभ्य बनाने के लिए, बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए शिक्षा की महती भूमिका को कोई भी व्यक्ति नहीं नकार सकता। लेकिन उसके लिए शासन के स्तर पर पहल की आवश्यकता और सरकार इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ की है और आज ये भव्य भवन यहां पर बन चुका है। अटल आवासीय विद्यालय ये शिक्षा का एक मॉडल होगा। मॉडल इसलिए क्योंकि यहां पे जो स्टाफ दिया गया है, इसका भी प्रशिक्षण हुआ है। हर वर्ष इनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलते हैं। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होना चाहिए जिससे आसानी से बच्चे समझ सकें। एक इंटीग्रेटेड कैंपस है, यहां पे छात्र भी, शिक्षक भी, छात्राओं के भी रहने की व्यवस्था है, उत्तम उनके खान पान की व्यवस्था भी है, उनके लिए लाइब्रेरी भी है, उनके लिए खेल कूद के लिए भी उत्तम व्यवस्था यहां पर दी गई है। चाहे वह स्टेडियम हो, खेल का मैदान हो, इंडोर गेम्स का हो और फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यहां पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, जिससे उसकी पढ़ाई के दौरान ही तय हो जाएगा कि बच्चा किस फील्ड में जाकर के पारंगत होकर के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बरेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ ही स्कूल चलो अभियान का भी शुभारंभ किया। जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां प्रदेश की जनता से कई अपील की, तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को बरेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले को 932 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही सीएम ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया और स्कूली बच्चों को किताबें और किट बांटी। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत
लाभार्थियों को चेक भी दिए। इसके अलावा बेहतर काम करने वाले उप निरीक्षक बदायूं को भी सम्मानित किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ प्रदेश की जनता और नेताओं से भी बड़ी अपील की, जिससे कोई भी बच्चा अशिक्षित न रह सके। शिक्षा के लिए एक नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। आज से सभी स्कूल कॉलेजेज हमारे खुल रहे हैं और स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सके, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और बेसिक शिक्षा की स्थिति की बेहद खराब होने का आरोप लगाया। साथ ही वर्तमान सरकारों के कामों का भी जिक्र किया, जिससे बेसिक शिक्षा में काफी सुधार हुआ। कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। मंच को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को बड़ी चेतावनी दी और किसी तरह की गतिविधि करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और गौ हत्या को बढ़ाने का आरोप लगाया। बरेली अब चंगा है, अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। देखिए, ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए
एक गौवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गौवंश रखता है तो 4 गौवंश के लिए 6000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम। गौरतलब है कि कुछ पहले ही अखिलेश यादव ने गौशालाओं को गोबर से दुर्गंध और परफ्यूम पार्क को खुशबू से जोड़ा था, जिससे लेकर बीजेपी सहित कई पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर कल होगी आरएसएस समन्वय की बैठक। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद में कल होगी आरएसएस की समन्वय बैठक। सरस्वती विद्या शिशु मंदिर में ये बैठक होगी। तो जानकारी सामने आ रही है कि कल आरएसएस की समन्वय बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। गाजियाबाद में कल होने वाली है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक, और गाजियाबाद में कल ही बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, कल ये बैठक कितने बजे होगी और कौन कौन लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गाजियाबाद दौरे पर रहने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन और संघ की होने वाली समन्वय बैठक में हिस्सा लेने के लिए गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। सुबह तकरीबन 10:55 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित सरस्वती विद्या स्कूल के ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे। करीब वो 2:30 बजे तक उस ऑडिटोरियम में बैठक में शामिल रहेंगे। जानकारी के मुताबिक कल इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संघ और संगठन के बड़े अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं गाजियाबाद में पहुंचने पर इनको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, लेकिन सतीश, क्या क्या एजेंडे इस बैठक में रहने वाले हैं? कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर इसमें बातचीत होगी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये बैठक 3 घंटे चलेगी। कयास इस बात का लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में 2027 को लेकर और औरंगजेब जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। बहरहाल अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या कुछ चर्चा में महत्वपूर्ण। बिल्कुल सतीश, ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि महत्वपूर्ण क्या क्या विषय इस बैठक में चर्चा के लिए रहने वाले हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वक्फ संशोधन बिल के सदन में पेश होने से पहले एक बार फिर तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जिसे लेकर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल सहित कई बीजेपी के नेताओं ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है और भ्रम फैलाने वालों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। वक्फ संशोधन बिल के सदन में पेश होने से पहले ही एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तेज ज़बानी जंग देखने को मिल रही है। इस बीच जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरुद्ध प्रदर्शन पर पलटवार किया है और राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। और पूरी सियासत, क्या कभी एक महीने जो रोजेदार उपवास रखते हों, रोजा रखते हों, उस रोजे के बाद अगर लोग प्रेयर कर रहे हैं अपने गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उनको कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांध करके जाइए। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने किया। आपने राजनीति किया जाकर के पटना में नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, वहां पे धरना दिया। आप विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप वैसे ही कह रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे पट्टी बांधी है, हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है।
वहीं इस पर उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वक्फ को बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला बिल बताया है और इस बिल का विरोध करने वालों को संविधान विरोधी बताया है। लेकिन वक्फ के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्फ में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्फ की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। इसमें व्याप्त जो विसंगति है, जिससे खासतौर से जो मुस्लिम तबका ही है गरीब, उसको जो नुकसान पहुंच रहा है उस पर रोक लगेगी और जो अन्य वर्गों के लोगों का उत्पीड़न केवल वक्फ के उस अनाधिकार पॉइंट पर करते हैं कि जिसकी जमीन को वो कह दें वो हो जाए और सुनवाई ना हो। ये भारत की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की द्वारा रचित संविधान की मूल भावना के विपरीत है। किसी को भी अपनी बात, अपना पक्ष रखने का न्यायालय में अधिकार होगा। ये संशोधन अगर इसका कोई विरोध करता है तो मैं समझता हूं कि वो संविधान विरोधी है, वो अंबेडकर जी का विरोध करने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह और बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होने की बात कही है और विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। देखिए, जो हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर ही कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो भी चीजें हैं वो मान्य करनी पड़ेंगी। कानून से ऊपर न धर्म हो सकता है, न संविधान से ऊपर धर्म हो सकता है। जिस प्रकार से वक्फ की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड में निश्चित रूप से जो गरीब मुसलमान है वो भी उससे उसका भुक्तभोगी है और उसको असली कानूनी जामा पहनाने का, ताकि उसका कोई दुरुपयोग न हो, एक सिस्टमेटिक स्वरूप मिल जाए, संवैधानिक रूप से उसको मान्यता मिल जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं देने के लिए ही वक्फ बिल लाने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। उसी को संसद में पूरी चर्चा कराने के उपरांत सभी इस पर कमेटी भी बनाई गई, कमेटी ने भी अपना मत तक दिया है। उसके बावजूद अब जब भी बिल पेश होगा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में भी सारे लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। सारे लोग अपनी बात और तथ्य रखेंगे, राष्ट्र हित में, जनहित में, कानूनी दायरे में और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत लाते हुए एक पारदर्शी और गुणवत्ता परक तरीके से इस बिल को स्वीकृति दे करके एक कानूनी जामा पहनाने की व्यवस्था देने का काम भारत सरकार कर रही है। वक्फ बिल समझ लीजिए, पहली बात तो वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए, गरीब मुसलमानों को जो रेलवे से ज्यादा जमीनें इनके पास हैं, वो लोग जितने नेता हैं, ये मुसलमान के जितने भी मुसलमानों के नेता कभी मुसलमान की गरीबी पे, उनके हेल्थ पर, एजुकेशन पर बात नहीं करते हैं। ये वक्फ बिल से इसलिए नेताओं को तकलीफ है जो ठेकेदार बने हुए, ये वो गरीबों में बटेगी, गरीबों के कामों में आएंगे, उनके लिए स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, वहां पर बहुत अनगिनत कार्यों के गरीब मुसलमानों के लिए बिल आ रहा है। आज तक किसी ने गरीब मुसलमानों को धर्म की बात की, लेकिन गरीब मुसलमान पर किसी ने बात नहीं की, ना उनके एजुकेशन पर, ना उनके हेल्थ पर। खाली उनको वोट बैंक बनाकर इतने सालों से रखा गया, उसका खात्मा होने जा रहा है, इसलिए सबको पीड़ा हो रही है। गौरतलब है कि लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश होने हैं। अब देखना यह है कि सदन में कितनी पार्टियां इस बिल का समर्थन करती हैं और कितनी पार्टियां इस बिल का विरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश में अवैध ई रिक्शा और ऑटो के संचालक पर मंगलवार को प्रशासन का कड़ा एक्शन देखने को मिला, जिन्होंने एक तरफ जहां अवैध ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नो जोन में जाने वाले चालकों को सख्त चेतावनी भी दी। आखिर क्या है वो चेतावनी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन ने ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है।
जिसका असर सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही नहीं अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है। हजरतगंज चौराहे पर एडीसीपी, एसीपी हजरतगंज और इंस्पेक्टर हजरतगंज ने भारी पुलिस बल के साथ अभियान चलाया और नियम के खिलाफ चल रहे ई रिक्शा ऑटो चालकों पर चालानी कार्रवाई की। एडीसीपी मनीषा सिंह ने कहा कि सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश में अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्हें हिदायत भी दी जा रही है कि वे कानून का उल्लंघन न करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ऑटो चालक और ई रिक्शा के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और उन्हीं के निर्देश के क्रम में आज हजरतगंज चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस भी मौजूद है और उसमें हम लोग ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा जो है उसमें ये चेक कर रहे हैं कि जो वाहन चालक है वो नाबालिग तो नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं, साथ ही उनके प्रपत्र जैसे कि वाहन की फिटनेस है और उसका आरसी है और ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चेक किया जा रहा है। और अगर कोई भी इस प्रकार के जो प्रपत्र हैं अगर वो वाहन में उपलब्ध नहीं है तो एमवी एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार जो आवश्यक कार्रवाई होती है, चालान होता है, वो हम लोग इसमें करेंगे। कुछ शहर में कुछ रोड ऐसी हैं जिसको नो ई रिक्शा जोन जो है वो घोषित किया गया है। अगर वहां से कोई निकल के आ रहा है तो उनके विरुद्ध चालान किए जा रहे हैं। साथ ही उनको हिदायत भी दी जा रही है कि उन ऐसे क्षेत्रों से वो ना निकले और जो भी प्रपत्र या जो आवश्यक प्रपत्र हैं वो नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में ई रिक्शा और ऑटो से संबंधित ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जिसमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अवैध ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, जिससे इस तरह के मामलों में कमी आ सके। सूर्या समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। और उधर गाजियाबाद से एक मामला सामने आया है जहां एक कुत्ते ने एक छोटी बच्ची पर वार कर दिया। कुत्ते ने जो है बच्ची के चेहरे पर वार किया, जिसके बाद बच्ची को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद में एक बार फिर से कुत्तों का खौफ देखने को मिला है, जहां एक छोटी बच्ची कुत्ते का शिकार बन गई। दरअसल नोएडा सेक्टर 63 में एक बच्ची के चेहरे पर कुत्ते ने काट लिया। इस घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बच्ची को शुरुआती उपचार के बाद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर किया गया। गाजियाबाद जिला एमएमजी अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि बच्ची की शुरुआती ट्रीटमेंट के तौर पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाकर उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। कल डॉग बाइट के तो बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं। कल एक बच्ची का आया था, 3 साल की बच्ची थी, कल्पना जिसका नाम था, और उसके फादर राम कुमार थे, सेक्टर 63 नोएडा से आई थी और उसको ARV का इंजेक्शन हमारे द्वारा लगा दिया गया था। फेस पे उसके प्रॉब्ली इंजरी थी और चूँकि गर्दन से ऊपर कोई भी इंजरी होती है तो उसमें सीरम की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको जो है जीटीबी हॉस्पिटल रेफर किया। आपको बता दें कि कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। छोटे बच्चों को ज्यादातर कुत्ते अपना निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते लोग एहतियात बरतते हुए रेबीज के इंजेक्शन लगवा रहे हैं। वहीं तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए किस तरह से जिला एमएमजी हॉस्पिटल में भीड़ लगी है। अस्पताल में रोजाना लगभग 250 से ज्यादा मामले कुत्ते काटने की घटनाओं के सामने आ रहे हैं। बहरहाल गर्मी के बढ़ते ही कुत्तों के काटने की घटनाएं भी बढ़ने लगती है। अब देखना ये होगा कि लगातार बढ़ रही इन घटनाओं पर विराम लगाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाती है। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।